जय श्री राम एवरीवन, आप सबका वेलकम है आज की हमारी क्लास के अंदर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को बेसिक लेवल से लेकर नीट और जेई मेंस तक लेवल के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले, सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो, सबसे पहले अभी तक हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में थे। जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में थे मतलब मूव भी नहीं कर रहे थे, एक जगह खड़े थे, तो उनके रेस्ट में होने की वजह से हमने क्या क्या पढ़ लिया कि वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और उसकी बहुत सारी एप्लीकेशन जैसे लाइटनिंग, थंडरिंग हो गया, या फिर हम फोटोकॉपियर मशीन हो गई, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस को हमने स्टडी किया। तो अभी हम देखेंगे कि जब वो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में ना रह के मोशन में आ गया है तो उसकी वजह से क्या क्या फिनोमिना होने वाले हैं। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली चार्ज मूव कर रहा है, रेस्ट में नहीं है। ठीक है, तो अब पूरी यूनिट के अंदर ये बात ध्यान में रखनी कि चार्ज मोशन में है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सबसे पहले इसको समझने के लिए कि ये है क्या, हमने दो मेटल के स्फीयर ले लिए, दो मेटालिक स्फीयर, उनको डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल पे चार्ज प्रोवाइड कर दिया, डिफरेंट पोटेंशियल पे हमने उनको चार्ज कर दिया। जरूरी नहीं एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव हो, हम ऐसा भी ले सकते हैं कि इसको अगर मैंने बोल दिया कि ये हायर पोटेंशियल पे है, हायर पोटेंशियल पे, तो ये लोअर पोटेंशियल पे अगर बोल दिया, तो अगर मान लो इसके पास 10 पॉजिटिव कुलम 10 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पास अगर 3 पॉजिटिव चार्ज है तो भी इसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इन दोनों स्फीयर्स को हमने इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख दिया है। ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड है। अब इनके बीच में थोड़ा सा गैप रखो, दो स्फीयर लिए, दोनों को हमने चार्ज प्रोवाइड कर दिया और इन दोनों को इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया और दोनों के बीच में गैप रख दिया। अब हम देखेंगे, इनकी तरफ ध्यान से देख रहे, क्या चार्ज मूव कर रहे, क्या चार्ज मूव कर रहे, क्या करंट बना, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई करंट नहीं बन रहा है, चार्ज मोशन में नहीं है, अभी भी चार्ज अपनी अपनी जगह पे रेस्ट में है। ऐसा क्यों हो रहा है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि करंट के बनने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है, करंट कब फ्लो करता है, जब वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है दैट मीन्स वो करंट के बनने की एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है, अब करंट बन सकता है। तो हमने दो स्फीयर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया। फिर हमने देखा कि अभी भी करंट नहीं बन रहा है, तो ऐसा क्यों, तो यहाँ पे जो ये बीच में मटेरियल है, यहाँ पे ये एयर है, मीन्स दो स्फीयर के बीच में एयर है, और एयर होता है हमारा इंसुलेटर। अब एयर इंसुलेटर है दैट मीन्स एयर अपने अंदर से चार्जेस को मूव नहीं करने देगी, और इस वजह से करंट क्या बन गया, जीरो बन गया। अब अगर हम यहां से एयर को रिमूव करके एक मेटालिक वायर के थ्रू इनको कनेक्ट कर दे, दोनों स्फीयर को किससे कनेक्ट कर दिया, मेटल की वायर के थ्रू दोनों स्फीयर को हम कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही दोनों स्फीयर को मेटल की वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे, हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो गया फ्लो करना, मींस यहाँ पे करंट बन गया है। ठीक है, अब करंट की अमाउंट नॉन जीरो होगी, करंट फ्लो करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो मींस करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, करंट फ्लो करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से उल्टी होती है। अब इस पॉइंट को हम थोड़ी देर बाद स्टडी करेंगे, अभी के लिए यही देखो, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, कब तक, टिल पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स जीरो। कब तक फ्लो करता रहेगा, यहाँ पे चार्जेस करंट फ्लो करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि चार्ज मूव करते रहेंगे, कब तक,
जब तक दोनों स्फीयर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए, मींस दोनों स्फीयर के ऊपर सेम पोटेंशियल आ गया तो वहां पे चार्जेस का फ्लो होना रुक जाएगा और करंट भी जीरो हो जाएगा। तो अगर हम चाहें कि हमें करंट मिलता रहे, स्टेडी अमाउंट में करंट मिलता रहे लंबे टाइम तक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको किसी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू, जैसे सेल हो गई, बैटरी हो गई, डायनमो हो गया, जनरेटर हो गया, तो वह उनके थ्रू हमें एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल प्रेशर मींस हमें कुछ ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट कर दिया जो इनको फोर्स करेगा चार्जेस को मूव करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखेगा वो एक्सटर्नल सोर्स, जिसकी वजह से हमें लगातार कंटिन्यूअसली करंट इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये था हमारा करंट का। करंट के बनने का सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो वहां पे करंट नहीं बनेगा। ठीक है, और दूसरा, दोनों पॉइंट के बीच में कोई मेटालिक सिस्टम होना चाहिए, मेटालिक मीडियम होना चाहिए। इंसुलेटर अगर आ गया तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये करंट के बारे में हमने स्टडी किया। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, फिजिक्स की वो ब्रांच होगी जो स्टडी करती है चार्जेस इन मोशन। करंट इलेक्ट्रिसिटी को कैसे डिफाइन करोगे, इट इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जो ये हमने सेल या बैटरी को बोला है कि हमने एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट किया है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि कैसे ये करंट को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईएमएफ। ईएमएफ मीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब यहाँ पे ना एक ये जो नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जैसे एग्जाम में आ गया कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो बहुत बार कंफ्यूजन होता है, अरे वो तो फोर्स है ना तो उसकी यूनिट न्यूटन हो जाएगी, बट नहीं, इसकी यूनिट न्यूटन नहीं होती है और ना ही ये कोई फोर्स की टाइप है। ठीक है, तो ये ईएमएफ एक वोल्टेज है। ठीक है, ईएमएफ क्या है, एक वोल्टेज, इसकी यूनिट होगी वोल्ट। अब इसको स्टडी करते ही है कि ई एम एफ, ई मीन्स इलेक्ट्रो, एम फॉर मोटिव, एफ फॉर फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो इसकी देखो सबसे पहले हम एक डेफिनेशन पढ़े या फिर हम सेल देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर के अंदर हमने एक लिक्विड डाल दिया जिसको हम बोलते हैं, इस लिक्विड को केमिस्ट्री में तुम इसको डिटेल में पढ़ोगे, फिजिक्स में तो बस थोड़ा सा इसका वैसे ब्रीफ में है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया। इसके अंदर हमने दो रोड डाल दिए, मेटालिक रोड्स, एक जो होती है कैथोड और एक होती है एनोड, जिसको हम इलेक्ट्रोड्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स। इनमें से एक रोड ऐसी होगी जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करती जाएगी, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके जो पॉजिटिव चार्ज ले लेगी और इलेक्ट्रॉन किसको दे देगी, ये इलेक्ट्रोलाइट को दे देगी। और दूसरी रोड ऐसी होगी जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे एक रोड पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और एक रोड पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, हम यही पढ़ते हैं ना सेल, ये वाली, ये हो गई, सॉरी ये तो बैटरी बनाने तक गई, ये हो गई सेल, एक पॉजिटिव पोटेंशियल एक नेगेटिव पोटेंशियल। और बैटरी क्या हो गई, जब हम ऐसे ऐसे बहुत सारी सेल्स को कनेक्ट कर देंगे और इस तरीके से इसको इंटरनली भी कनेक्ट कर देंगे तो ये बन गई बैटरी। ठीक है, तो ये समझ में आया इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान से देखो एक बार, ये एक सेल का डायग्राम है, ये हमारी फिजिक्स की सेल होती है, इस तरह से दिखती है। और केमिस्ट्री में ये सेल हम ऐसे पढ़ते हैं कि दो अलग अलग रोड होती है, जो एक कैथोड का काम कर रही है, एक एनोड का काम कर रही है, और सर्किट के अंदर एक एक्सटर्नल सोर्स का काम कर रही है जो पोटेंशियल डिफरेंस बना रही है। देखो इसको कुछ ऐसे समझो, एक बुक के अंदर बहुत ही अच्छा डायग्राम दिया हुआ है कि हमें ये है, ठीक है, यहाँ पे ना बहुत सारी बॉल्स रखी हुई है, यहाँ पे बहुत सारी बॉल्स है।
अब हम यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, वो उस पर्सन का काम क्या है, एक बॉल को इधर से उठाएगा, इधर रख देगा, फिर वो बॉल अपने आप मूव करती करती वापस नीचे आ जाएगी, फिर ये दोबारा से बॉल को उठाएगा और इधर रख देगा, फिर वो बॉल मूव करती करती वापस आ जाएगी। अब यहाँ पे ये जो पर्सन है ना, ये है सेल, और ये जो रूफ वॉल और फ्लोर है जहां से ये बॉल आ रही है, ये हो गया हमारा सर्किट, और ये जो बॉल्स हैं ये है इलेक्ट्रॉन। मींस एक सेल का काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को पूरे सर्किट के अंदर रिवॉल्व करवाना। और सेल किसकी हेल्प से ऐसा करती है, इसकी खुद की केमिकल एनर्जी, सेल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, उस केमिकल एनर्जी को खर्च करके ये इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करवा रही। कभी हम बोलते हैं ना कि सेल खत्म हो गया, सेल खत्म हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन थोड़े ना खत्म हो, मतलब उसकी केमिकल एनर्जी खत्म हो गई है। ठीक है, उसकी क्या खत्म हो गई, उसकी केमिकल एनर्जी खत्म हो गई, सेल खत्म होने का मतलब यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो सेल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से पूरे सर्किट में रिवॉल्व करवाना। ठीक है, ये सेल का काम हो गया। तो यहाँ पे देखो, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम अभी स्टडी करेंगे। देखो, दिस इज द external force, this is the external force which makes charge carriers to move in one particular direction, टू मूव इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, ईएमएफ, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स, ये वो एक्सटर्नल फोर्स है, ये वो एक्सटर्नल फैक्टर है विच मेक्स चार्ज कैरियर टू मूव इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब इस पॉइंट को समझते हैं कि कैसे। देखो, इन जनरली हमने एक वायर ले ली है, अब हमें पता है वायर के अंदर बहुत सारे मेटालिक वायर है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से मूव करते रहते हैं। हमने ये वाला एरिया कंसीडर कर लिया, यहां से 5 इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं। ठीक है, या 10 इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं, तो वो अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव कर रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा। तो यहाँ पे नेट करंट जो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट बन गया इस तरफ, मान लो 5 एम्पियर फॉर एग्जाम्पल, इन 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट बन गया उस तरफ 5 एम्पियर, ये इस तरफ, ये इस तरफ, कैंसल आउट, ओवरऑल करंट कितना हो गया, जीरो हो गया। नेट करंट कितना हो गया, जीरो हो गया। जब हम ये देखते हैं ना कि हमने सेल नहीं लगाई और एक सिर्फ एक मेटल कॉपर की एक वायर उठाई हमने हाथ में, जो रैंडम वायर जो होती है वो वायर हाथ में उठाई ना, उसको स्विच से कनेक्ट किया हुआ, कहीं पे भी कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ एक वायर है, उस वो मेटल की है, उसमें इलेक्ट्रॉन अभी भी है, इलेक्ट्रॉन अभी भी मूव कर रहे हैं, फिर वो करंट क्यों नहीं लग रहा है हमें उस वायर के पकड़ने से, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम में मूव कर रहे हैं, और जब तक इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन करेंगे करंट नहीं बनता है। करंट कब बनेगा, जब वो सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन पकड़ के एक डायरेक्शन में मूव करने लग जाए, तो हमें करंट मिलने लग जाएगा। तो वो एक डायरेक्शन में मूव करवाने का काम करता कौन है, ईएमएफ करती है, मींस एक्सटर्नल सोर्स करता है, एक्सटर्नल सेल या बैटरी करती है। ठीक है, तो इसकी एक डेफिनेशन तो हो गई, इट इज डिफाइंड एज द एक्सटर्नल फोर्स which makes charge carrier to move in one particular direction, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करवाएंगे ताकि वहां पे करंट बन सके। ठीक है, दूसरी इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम potential difference between two electrodes when
नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सर्किट, या फिर से और सर्किट इज ओपन, सर्किट इज ओपन मीन्स हम ईएमएफ, ये जो वर्ड है ना ईएमएफ, ठीक है, इसको हम बुक में इस तरह से एप्सिलॉन से दिखा रहे हैं ईएमएफ को, ठीक है। तो ये जो ईएमएफ होती है ना, ये वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है जो कब एग्जिस्ट करता है, दो इलेक्ट्रोड के बीच में, जब उसके अंदर से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब तक हम इनको किसी भी वायर के थ्रू कनेक्ट नहीं करेंगे, अगर इस पे 10 पॉजिटिव चार्ज है, इस पे -10 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, अब इस पे मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे ही वायर से कनेक्ट की, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, अब 9 पॉजिटिव 9 नेगेटिव रह जाएगा। तो सर्किट को कंप्लीट करते ही, स्विच को ऑन करते ही, या फिर बोल सकते हैं कि वायर को कनेक्ट करके जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ईएमएफ, ये वो वाली वोल्टेज है जब तक हम करंट को ले ही नहीं रहे हैं, ठीक है, इनिशियल लेवल पे बिल्कुल फुल है, समझ गए होगे आई थिंक, ठीक है। कंप्लीट इसका पोटेंशियल डिफरेंस जब तक हम, क्योंकि जैसे ही हमने करंट लेना शुरू किया तो मतलब ये कंज्यूम होना शुरू हो गया ना, एक तरह से इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं, ग्लास है पानी का, वो फुल भरा हुआ है, ठीक है, वो कब तक फुल भरा हुआ, जब तक हम उसको पीना स्टार्ट नहीं करें। जैसे ही पीना स्टार्ट कर दिया, क्या वो उसके अंदर, चाहे वो एक सिप लेके भी हमने बंद कर दिया पीना, तब भी क्या उसमें मैक्सिमम पानी रहेगा, नहीं रहेगा। सेम, जब तक स्विच ओपन है, करंट हम ले ही नहीं रहे, तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और उस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को बोलेंगे ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम बोलेंगे ई से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको तुम एप्सिलॉन भी बोल सकते हो, जो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएल। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डीवी बाई डी आर, डी आर की जगह डीएल ले लें, कंडक्टर की लेंथ, डीएल पहले से ही है, एल से एल कैंसिल, तो यहां से देखो ई, देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल था, डीवी बाई डीएल के इक्वल है, इधर पुट कर दो तो एप्सिलॉन किसके इक्वल आ गया, डीवी बाई डीएल, और इनटू डीएल इंटीग्रेशन, डीएल से डीएल, डीवी का इंटीग्रेशन आ गया वी मींस पोटेंशियल, तो ई क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल। इसलिए बोला था कि जो ईएमएफ है वो कोई फोर्स नहीं है, वो एक पोटेंशियल है, और उस पोटेंशियल का काम क्या, पोटेंशियल का काम क्या हो गया, पुश करना, धक्का देना, किसको, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहे कि भाई सर्किट में घूम के आओ, करंट बनाओ, काम करो कुछ करंट बना के, ठीक है। तो ये धक्का दे रहा है, इसलिए ये बोल रहे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने के लिए फोर्स कर रहा है, पुश पुश कर रहा है उसको, ठीक है। तो ये हो गया इसकी सेकेंड डेफिनेशन, ठीक है, नोट करो, थर्ड डेफिनेशन करवाते हैं। तीसरी इसकी डेफिनेशन होगी, इट इज द एनर्जी सप्लाइड, थर्ड डेफिनेशन है ये इसकी। अब क्या सारी करनी जरूरी है, अगर हम बोर्ड्स के एग्जाम के थ्रू देखें तो हम डायरेक्ट कोई भी एक या दो डेफिनेशन लिख सकते हैं, बट कई बार क्या है कि कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ऑप्शन दे देगा कि इसमें से कौन सी इसकी डेफिनेशन नहीं है, तो उसके लिए सारी समझ आनी चाहिए, ठीक है। इट इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द cell, it is the energy supplied by the cell to 1 coulomb charge so that charge can complete, charge can move once through whole circuit including cell या बैटरी itself, ठीक है। इसकी देखो एक डेफिनेशन क्या हो गई, अब तुम बोलोगे कि ये एनर्जी कैसे आ गई, अभी तो हमने बोला पोटेंशियल है ये, अब ये एनर्जी कैसे है, तो देखो
इजी है, थोड़े से इसके कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। हमने बोल दिया चार्ज कितना है 1 कूलम, चार्ज की वैल्यू को 1 कूलम पुट कर देंगे तो वर्क डन किसके इक्वल आ गया, वोल्टेज के इक्वल आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये सैंबल है ना कि यूनिट ले रहे, अगर यूनिट लेंगे तो यहाँ पे वोल्ट कूलम आएगा, ठीक है, जूल। लेकिन यहाँ पे W इज इक्वल टू V के इक्वल आ गया, चार्ज की जगह यहाँ पे 1 आ गया। तो अब देखो यहाँ पे जो वोल्टेज है इसको मैं बोल सकती हूँ इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल टू 1 कूलम चार्ज सो दैट चार्ज कैन मूव वंस थ्रू द होल सर्किट। पूरे सर्किट के अंदर से एक बार के लिए घूम के आ जाए सेल के अंदर भी, इंक्लूडिंग सेल। मतलब ऐसा नहीं कि सेल वाला पोर्शन बीच में छोड़ दे, कंप्लीट सेल के अंदर से होता हुआ एक सर्कल कंप्लीट कर दे, एक राउंड कंप्लीट कर दे, तो ये उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को सप्लाई करता है। तो एक तरह से हम इसकी यूनिट अगर मैं बोलूं ईएमएफ की यूनिट, तो वोल्ट तो है ही है इसकी यूनिट। दूसरी इसकी यूनिट क्या होगी, इधर से देखो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, W की जूल, चार्ज की कूलम, तो इसकी एक यूनिट आ जाएगी जूल पर कूलम। ठीक है, ईएमएफ की दूसरी यूनिट क्या आ जाएगी, जूल पर कूलम। इसकी लास्ट एक और डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल ड्रॉप, इट इज डिफाइंड एज द potential drop across the all registers in circuit। सर्किट में जितने भी रजिस्टर लगे हुए हैं ना, उन सभी के अंदर जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है उन सबको ऐड कर दो। अगर 4 रजिस्टर लगे हुए, एक में V1 ड्रॉप है, दूसरे में V2, V3, V4, तो EMF किसकी इक्वल हो जाएगी, सबको ऐड कर दो, वो हो जाएगी EMF। कंप्लीट क्लियर है। ईएमएफ का कॉन्सेप्ट, ईएमएफ होती क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस ही है, एक बैटरी ही है। ठीक है, अब ये जो ईएमएफ है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। अरे है क्या सेल के अंदर, सिंपल सोचो, सेल के अंदर है क्या क्या, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, जो कैथोड और एनोड है वो कौन से मटेरियल के लिए हुए हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करेगी। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है तो उस पर भी डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज किया है, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, थर्ड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसकी कंसंट्रेशन कैसी है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फोर्थ टेम्परेचर, जो हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं उसका टेम्परेचर कितना है। ठीक है, हो गया क्लियर कि ईएमएफ का कॉन्सेप्ट है कि ईएमएफ क्या कर रही है, चार्जेस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करवा रही है। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब जो इलेक्ट्रिक करंट है वो है क्या, उसकी यूनिट क्या होती है, वो कैसी क्वांटिटी है, और उसके ऊपर बेस्ड काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं हम। ठीक है, तो आज का हमारा थ्योरी का लास्ट टॉपिक है, बट क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं इसके। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट वैसे तो समझ में आ ही गया होगा, ये क्या होगी, इट इज डिफाइंड एज, इसको ध्यान से समझना, जो इसकी थ्योरी होगी वहीं से न्यूमेरिकल बनने वाले हैं। It is defined as time rate of flow of charges, time rate of flow of charges in one direction, means करंट किसके इक्वल हो गया, डेल क्यू डिवाइड बाई डेल टी। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने डेल क्यों नहीं लिखा भी, वो मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। देखो इलेक्ट्रिक करंट तो समझ में आ गया होगा, इट इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, या सिंपली बोल दो इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्जेस इन
वन डायरेक्शन। एक डेफिनेशन ये भी हो जाएगी, इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस इन वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन फ्लो ऑफ चार्जेस है। बट जब हम इसके फॉर्मूले की उससे देखेंगे तो टाइम रेट ऑफ, टाइम को इंक्लूड करेंगे तभी हमारा करंट बनता है। ठीक है, तो अभी हम मान के चलते हैं कि डेल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज किसी भी, ये हमने एक एरिया कंसीडर कर लिया, इस एरिया के अंदर से इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, वो कितने हैं, डेल क्यू है। कितने टाइम के अंदर, डेल टी टाइम के अंदर। मतलब क्या है इस बात का, कि जैसे टाइम हमने ले लिया 2 सेकंड से लेकर टाइम 6 सेकंड तक, 2 सेकंड से 6 सेकंड तक के टाइम पीरियड के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज दे देंगे कि 20 कूलम चार्ज पास हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से डेल क्यू हमने ले लिया, यहाँ पे डेल टी टाइम पीरियड के अंदर डेल क्यू अमाउंट किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर से पास हो रहा है। ठीक है, देन द एवरेज करंट, देन द एवरेज करंट, यहां से क्वेश्चन बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर डेल टी टाइम पीरियड के अंदर जब डेल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पास होता है, देन द एवरेज करंट, देन द एवरेज करंट थ्रू दैट वायर इज, एवरेज करंट होगा डेल क्यू डिवाइड बाई डेल टी, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां से बता दूं, नेक्स्ट टाइम बताऊंगी, अभी एक पॉइंट और समझाने के बाद। अगर मैं बोल दूं डेल टाइम पीरियड जो है लिमिट वो 0 है, टेंड्स टू 0, मतलब जो ये टाइम पीरियड का डिफरेंस है ना बहुत ही स्मॉल है। अब इसमें देखो ये 2 सेकंड है, ये 6 सेकंड है, ये तो ज्यादा डिफरेंस हो गया। अगर 2 सेकंड या 2.5 या 3 सेकंड, मतलब डिफरेंस जब बहुत ही स्मॉल हो, बल्कि ऐसा ले ले कि 2 सेकंड और एक हो गया 2.01 सेकेंड, तो डिफरेंस देखो लगभग नेग्लिजिबल है। तो उस टाइम पीरियड पे ये जो करंट है वो बन जाएगा इंस्टेंटेनियस करंट, और डेल चेंज हो जाएगा डी क्यू में, इसीलिए मैंने यहां से रब कर दिया था। ठीक है, ये जो डेल है इसका मतलब होता है लार्ज डिफरेंस, लार्ज डिफरेंस। डेल टी मतलब टाइम पीरियड है, ये भी देखो डी टी और डेल टी है, यही दोनों का मतलब टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन। ठीक है, बट इसमें डिफरेंस है कि ये डिफरेंस लार्ज आएगा और ये डिफरेंस क्या आएगा, बहुत ही वेरी वेरी स्मॉल डिफरेंस। ठीक है, इसीलिए जब हमें इंस्टेंटेनियस करंट निकालना हो, चार्ज दे रखा हो, तो हम डेरिवेशन करेंगे, इस बात को पकड़ लो बस। जब इंस्टेंटेनियस करंट निकालना हो, चार्ज दे रखा हो, तो हमें डेरिवेशन करना पड़ेगा। और जब हमें एवरेज करंट निकालना हो और चार्ज दे रखा हो, तो हमें डेरिवेशन नहीं करना, उसी चार्ज के अंदर वैल्यू पुट करनी है कि चार्ज एट 2 सेकेंड माइनस चार्ज एट, सॉरी चार्ज एट 6 सेकेंड माइनस चार्ज एट 2 सेकेंड, 6 माइनस 2, इस तरीके से। अभी जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगी तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो, समझ में आ गया। इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, इसमें डेरिवेशन करना है, बस इतना तुम लिख सकते हो, बाकी न्यूमेरिकल के अंदर क्लियर हो जाएगा। ये हो गया करंट, करंट की डेफिनेशन हो गई, फॉर्मूला हो गया, उसके बाद है हमारे पास यूनिट ऑफ करंट। रब कर दो, देखो अब करंट की यूनिट, इसकी ऐसा यूनिट तो होती है एम्पियर, जो कि हर स्टूडेंट को पता है, बट क्या तुम्हें इसकी सीजीएस यूनिट पता है, नहीं पता होगी, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगी। इसकी सीजीएस यूनिट होती है EMU, जिसको हम बायोट भी बोलते हैं, या फिर जिसको हम एब एम्पियर बोलते हैं, एब एम्पियर। एक एग्जाम के अंदर एम्पियर और एब एम्पियर के बीच में रिलेशन पूछा गया था, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है 1 एब एम्पियर इज इक्वल टू 10 एम्पियर। 1 एब एम्पियर जो इसकी सीजीएस यूनिट है वो किसके इक्वल होती है, 10 एम्पियर के इक्वल होती है। ठीक है, क्लियर।
कैसी क्वांटिटी है ये स्केलर क्वांटिटी है, बट स्केलर कैसे हो सकती है, इसकी तो डायरेक्शन होती है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। बट ऐसा क्यों? ये स्केलर क्वांटिटी है जबकि इसकी डायरेक्शन भी होती है, फिर भी स्केलर क्वांटिटी है। इसका रीजन है कि अगर मैं दो वायर ले लूं, एक वायर में 4 एम्पियर करंट है, एक वायर में 5 एम्पियर करंट है, ठीक है, तो इनके अंदर टोटल करंट हो गया 9 एम्पियर। अगर मैं इन वायर को इस तरीके से रख दूं, मींस जब हम दो वायर के बीच में एंगल को चेंज कर दे तो भी करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो भी 9 एम्पियर ही रहने वाली है। तो ये जो डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। इस मतलब जब हम करंट का टोटल निकालेंगे तो करंट का टोटल निकालते टाइम हम एंगल को इंक्लूड ही नहीं करेंगे। सिंपल अलजेब्रिक जो भी हम बोलते हैं एडिशन को सब्ट्रैक्शन को ये फॉलो कर रहा है करंट, तो इसलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वायर्स के एंगल का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल अलजेब्रिक रूल को ये फॉलो करता है, इसलिए करंट हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब करंट की लास्ट पॉइंट, करंट की डायरेक्शन और देख लो, इस पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनने वाला, करंट की डायरेक्शन पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आएगा वो क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगी, अगर ये पॉइंट ध्यान से नहीं समझा तो। देखो, जो करंट होता है हमारे पास दो टाइप का होता है, एक होते हैं कन्वेंशनल करंट, एक होगा इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है ड्यू टू करंट, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख दो, ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कन्वेंशनल करंट होता है ड्यू टू मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, ये ध्यान से समझना, ये जो मैं डायग्राम बनाने वाली हूं, ये हमने थोड़ा सा मोटा वायर ले लेते हैं, ये हो गया। इसमें मान लो पॉजिटिव आयन से हम मूव कर रहे हैं, इस तरफ मूव कर रहे पॉजिटिव आयन, तो उसकी वजह से 5 एम्पियर करंट हो गया। ठीक है, तो हम बोलेंगे जब 5 पॉजिटिव आयंस उस तरफ मूव कर रहे, तो हमने कहा करंट 5 एम्पियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहां पे हमने बोल दिया कि 3 नेगेटिव चार्जेस, 3 इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे और उसकी वजह से करंट है 3 एम्पियर। ठीक है, ध्यान से समझना, जब हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे तो उनका जो करंट होगा इलेक्ट्रॉन का इस तरफ ही बनेगा। क्या समझ में आया? यहां से दोबारा समझो, जो पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन होती है, करंट की डायरेक्शन इज ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। जहां पे पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे वहीं पे करंट मूव करेगा। इसको तुम ऐसे समझो कि जब हम जहां पे पॉजिटिविटी होगी वहीं पे करंट होगा, वहीं पे वो बोलते हैं ना कि करंट होना मतलब एक तरह का जज्बा होना, पॉजिटिविटी होना, कुछ ऐसे ही समझ सकते हो कि जहां पे पॉजिटिव जाएगा वहीं पे करंट जाएगा। ये पॉजिटिव उस तरफ जा रहा है, करंट उस तरफ जा रहा है, ये नेगेटिव इस तरफ जा रहा है, बट करंट तो उसी तरफ जाएगा। तो इसका जो 3 एम्पियर इस तरफ बनना चाहिए था, 3 एम्पियर उस तरफ बनेगा और टोटल करंट हो जाएगा हमारा 5 + 3 8 एम्पियर। इसको ध्यान से समझ लो, एक बार और समझा देती हूँ मैं। क्लियर हो गया? जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अपोजिट थी तो उसको चेंज कर दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक करंट इस तरफ बनेगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट इस तरफ बनेगा। यहाँ पे पॉजिटिव आयंस इस तरफ जा रहे हैं तो करंट भी इसी तरफ बनेगा। ठीक है, जहां पे पॉजिटिव चार्ज जाएंगे वहीं पे करंट जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे उससे अपोजिट इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा। और टोटल करंट किसके इक्वल होता है? इन दोनों करंट के इक्वल होता है एडिशन में। ये इलेक्ट्रॉन तो I पॉजिटिव प्लस I इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टोटल करंट। इसके ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगी मैं अभी। हो गया?
ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे होते, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, तीनों इलेक्ट्रॉन, तो इनका जो करंट बनेगा इस तरफ बनेगा 3 एम्पियर। अब टोटल कितना होगा, 5 माइनस 3, 5 एम्पियर माइनस 3 एम्पियर इज इक्वल टू 2 एम्पियर। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन उस तरफ जा रहे हैं तो करंट इस तरफ आएगा, ये पॉजिटिव करंट उस तरफ है, 3 इस तरफ है, तो ओवरऑल नेट करंट बचेगा 2 एम्पियर। क्लियर है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया। देखो, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। The following figures show four situations in which positive and negative charges move horizontally through a region and give the rate at which each charges move. Rank the situation according to the effective current through the region greatest first. ठीक है, सबसे बड़ा जो करंट होगा उसको सबसे पहले लिखना है। तो देखो यहाँ पे ये दिया हुआ पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से करंट जा रहा है उस तरफ, तो करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, चार्ज अपॉन टाइम, तो मतलब यहाँ पे करंट हो गया 7 एम्पियर फर्स्ट ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन में पॉजिटिव उस तरफ जा रहा है तो करंट कितना हो गया 4 एम्पियर, नेगेटिव इस तरफ जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं तो उसकी वजह से जो करंट बनेगा उस तरफ बनेगा 3 एम्पियर, टोटल करंट हो गया 7 एम्पियर। ठीक है, अब पॉजिटिव उस तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव उस तरफ गया 5 एम्पियर, नेगेटिव इस तरफ जा रहे इलेक्ट्रॉन्स तो करंट गया उस तरफ 2 एम्पियर, 5 प्लस 2 7 एम्पियर। इसमें देखो पॉजिटिव इस तरफ जा रहे हैं, करंट इस तरफ, नेगेटिव उस तरफ जा रहा है मींस चार्जेस इस तरफ गई इलेक्ट्रॉन, तो करंट उस तरफ गया 6 एम्पियर। ठीक है, और यहाँ पे 1 कूलम है तो मींस 1 एम्पियर इस तरफ, तो करंट का नेट कितना आ गया 5 एम्पियर। इतना दिमाग मत लगाना, कहीं लिख दो -5 एम्पियर, यहाँ पे माइनस का कोई वो नहीं है, माइनस मतलब डायरेक्शन होगी क्या, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं इधर। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 3 केसेस ऐसे जिसमें करंट सेम है, फर्स्ट इज इक्वल टू, सेकेंड इज इक्वल टू, थर्ड। ठीक है, इन सभी में ग्रेटर देन होगा फोर्थ, फोर्थ वाली सिचुएशन में सबसे कम है करंट। समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये दिखा रहे इलेक्ट्रॉन की मोशन, और इलेक्ट्रॉन की मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में बनता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, पॉजिटिव की वजह से कन्वेंशनल करंट होता है, टोटल करंट होता है दोनों को ऐड करके। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, तो अभी यहाँ पे 2 क्वेश्चन और दिए हुए, ये दोनों बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, इनमें कोई डाउट नहीं आएगा। देखो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मींस एन की वैल्यू पूछी है, पासेस थ्रू ए बल्ब इन 1 मिनट, टाइम कितना है 1 मिनट मींस 60 सेकेंड। इफ द करंट कितना है 400 मिली एम्पियर, 400 मिली एम्पियर मींस 4 इंटू 10 रेज टू दी पावर -1, मतलब यहाँ पे क्या हो गया 400 मिली मीन्स 10 रेज टू दी पावर -3, तो यहाँ पे कितना हो गया -3 का मतलब क्या हो गया, डिवाइड में 1000 कैंसिल कर दो तो 0.4 एम्पियर। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्होंने पूछा है, इजी सा क्वेश्चन है बिल्कुल, निकाल सकते हो। क्यू आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू की जगह क्वांटाइजेशन according to law of quantization, q is equal to ne divided by t, I t divided by e is equal to n। I की वैल्यू हो गई 0.4, t is equal to हो गया 60, e is equal to 1.6 into 10 raised to the power -19, पॉइंट से हटा दो पॉइंट, 4 पे गया, फिर 15 पे गए, तो आंसर कितना आ गया 15 इंटू 10 रेज टू दी पावर 19, ये इसका आंसर आ गया। 15 इंटू 10 रेज टू दी पावर 19 इलेक्ट्रॉन एक बल्ब के अंदर से पास हो गए 1 मिनट में, अगर करंट है 400 मिली एम्पियर। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी इजी है। इफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए सर्कल ऑफ रेडियस π/2 सेंटीमीटर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड कितनी है 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड करंट। करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम।
अब यहाँ पे टाइम तो दिया नहीं है, स्पीड है और रेडियस है, तो मतलब डिस्टेंस है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी होगी, सर्कल में रिवॉल्व कर रहे हैं तो 2 पाई आर, टी की जगह 2 पाई आर अपॉन वी पुट कर दो फॉर्मूले में। टी की जगह रखेंगे 2 पाई आर अपॉन वी, तो ऊपर गया ये आ गया वी। अब क्यू की जगह 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19, वी की जगह 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 5, 2 पाई एज इट इज। आर की जगह कितना आएगा, पाई बाई 2। सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगी तो 10 रेज टू द पावर माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, पाई स्क्वायर। यहाँ पे कितना रह गया, देखो पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा दोगे तो नीचे आ जाएगी 10, एक जीरो आ गई ना, तो ऊपर तो कितना आ गया 16 इंटू 6, 10 रेज टू दी पावर माइनस 14, और डिवाइड में ये हो गया पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर की वैल्यू है 10, इस पूरे की वैल्यू हो गई 10, ये भी है इंटू 10, तो 100 100 और ये कैंसिल, तो बच गया 1। 96 10 रेज टू दी पावर माइनस 14 एम्पियर। क्लियर है, कर लोगे, ये आंसर आ गया इसका 96 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 14 एम्पियर। इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये दो वाले, देखो इजी है ये भी। अमाउंट ऑफ चार्ज इज गिवन बाय दिस, फाइंड द करंट इन टर्म ऑफ टाइम। सिंपल है, करंट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। हमें मीन्स इसका डेरिवेटिव करना है, सिंपल इजी सा क्वेश्चन है बिल्कुल ही। कितना हो जाएगा, बीटा माइनस 2 गामा टी। फर्स्ट पॉइंट सॉल्व। सिंपल करंट निकालना था और करंट हमें पता है डी क्यू बाई डी टी होता है। सॉल्व। सेकेंड स्केच आई वर्सेस टी ग्राफ। आई वर्सेस टी ग्राफ स्केच करना है। ये हो गया करंट, ये हो गया टाइम। तो यहाँ पे टाइम होगा 0, हमें पता है, तो पुट करके देखो। जब टाइम 0 है, टाइम 0 है, तो करंट कितना होगा, बीटा। करंट कितना होगा, बीटा। इस इक्वेशन में अगर मैं टाइम को 0 पुट कर दूं, ये पूरी टर्म 0, तो I इज इक्वल टू बीटा रह गया। जब टाइम 0 तो करंट होगा बीटा। ये जो वैल्यू है करंट की वो है बीटा। यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद यहां से इक्वेशन से ये तो हमें दिख रहा है सीधा सीधा कि ये इक्वेशन है किसके इक्वल, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, y मतलब कि I हो गया, I m माइनस 2 गामा t, और c की जगह आ जाएगा बीटा। मीन जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट y एक्सिस पे होगा बीटा, बिल्कुल सही है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, स्लोप कैसी है, नेगेटिव है 2 गामा, तो मतलब ये ग्राफ आएगा डिक्रीजिंग ही। तो दूसरा पॉइंट रख के देखो, करंट 0 कब होगा, क्योंकि अगर ग्राफ ऐसे बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है, डिक्रीजिंग स्लोप का बन रहा है, तो कहीं पे करंट 0 आएगा। वो टाइम पीरियड देखो, करंट 0 होगा, तो इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू 2 गामा टी होगा। तो टी किसके इक्वल आ जाएगा, बीटा डिवाइड बाई 2 गामा। टी इज इक्वल टू बीटा डिवाइड बाई 2 गामा आ जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा सिंपल ग्राफ, जिसकी स्लोप होगी, ये वाली स्लोप होगी माइनस 2 गामा, इंटरसेप्ट होगा प्लस बीटा। इजी क्वेश्चन है ना, बिल्कुल कुछ भी इसमें प्रॉब्लम है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट थ्रू ए वायर डिक्रीज्ड फ्रॉम 4 एम्पियर। ये क्वेश्चन दो तरीके से होगा, ध्यान से समझना। करंट थ्रू ए वायर डिक्रीज फ्रॉम, अब करंट पहले था 4 एम्पियर, फिर सेकेंड करंट बन गया 0 इन टाइम। टाइम कितना दे दिया, 10 सेकेंड। टाइम 10 सेकेंड मतलब टोटल टाइम है, डेल टी बोल सकते हो यहाँ पे कि टोटल टाइम पीरियड कितना है, 10 सेकेंड है। कैलकुलेट चार्ज फ्लोन थ्रू द वायर ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम। चार्ज बताओ कितना होगा। देखो दो करंट दे रखे हैं, दो करंट दे रखे, एक फॉर्मूला याद है तुम्हें, आई एवरेज इज इक्वल टू डेल क्यू डिवाइड बाई डेल टी।
एक तो इस मेथड से होगा आई एवरेज किसके इक्वल होता है I1 प्लस I2 डिवाइड बाई 2 डेल क्यू बाई डेल टी। I1 4, I2 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल टी कितना है 10। ये कितना बन गया 2 इंटू 10 डेल क्यू इज इक्वल टू 20 कूलम। आंसर आ गया 20 कूलम। सिंपल। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका आएगा, हमें पता है आईटी ग्राफ होता है, आईटी ग्राफ हमने अभी देखा ना आईओटी का ग्राफ। तो करंट देखो, करंट स्टार्टिंग में 4 एम्पियर था, स्टार्टिंग में 4 एम्पियर और फिर करंट हो गया 0, तो मतलब एक स्ट्रेट लाइन और टाइम पीरियड 10 सेकेंड का। ठीक है, यहाँ पे 4 एम्पियर करंट है और यहाँ पे 0 एम्पियर करंट है, तो यहाँ पे चार्ज किसके इक्वल होगा, चार्ज इज इक्वल टू, अब ये देखो I इंटू टी, एरिया अंडर द कर्व, चार्ज इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, जो किसके इक्वल होगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 10, हाइट कितनी है 4, तो आंसर आ गया अभी भी 20 कूलम। तो ऐसे से क्वेश्चंस को जिसमें करंट की 2 वैल्यू दे रखी हो और टाइम दे रखा हो और चार्ज पूछ रखा हो, तो तुम ग्राफ से भी कर सकते हो और वरना तो सिंपल फॉर्मूले से भी कर सकते हो। गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, करंट इज इक्वल टू 3 एम्पियर प्लस दिस मच। ठीक है, हाउ मेनी कूलम पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन द टाइम पीरियड दिस। तो करंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो डी क्यू किसके इक्वल होगा आई डी टी। आई की वैल्यू 3 प्लस 2t, यही हो गया, एम्पियर हटा दो, ये तो यूनिट है इसकी, तो 3 प्लस 2t और dt, ये है डी क्यू। हाँ, इन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी कूलम पास, टोटल चार्ज कितना होगा इतने टाइम पीरियड के अंदर। तो टोटल चार्ज के लिए कर दो इंटीग्रेशन, टोटल चार्ज होगा क्यों, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 4 टाइम 0 से 4 होगा, तो इंटीग्रेशन करो कितना होगा 3 का 3t प्लस 2t स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हो गया टी स्क्वायर 0 से 4, तो 4 अपर लिमिट अप्लाई करो, 3 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट तो पूरा ही 0, तो 12 प्लस 16 तो आ गया 28 कूलम। आंसर कितना आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का 28 कूलम चार्ज पास करेगा इतने टाइम पीरियड के अंदर 4 सेकेंड के अंदर। सेकेंड है व्हाट कांस्टेंट करंट वुड ट्रांसपोर्ट द सेम चार्ज इन द सेम टाइम इंटरवल। ठीक है, व्हाट कांस्टेंट करंट, करंट कितना होगा, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, सेम चार्ज 28 कूलम, सेम टाइम पीरियड 4 के अंदर, तो 7 एम्पियर, करंट कितना आ जाएगा 7 एम्पियर, व्हाट कांस्टेंट करंट 7 एम्पियर करंट वुड ट्रांसपोर्ट 28 कूलम चार्ज इन 4 सेकेंड। तो ये थे हमारे करंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल, काफी अच्छे न्यूमेरिकल होंगे आई थिंक, तो बाकी अगर और न्यूमेरिकल मिलते हैं तो सॉल्व कर लेना, लगभग हो जाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो। तो जय श्री राम सभी को।